नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक हम बहुत इम्पोर्टेंट कोविड पेंडेमिक का जो इफेक्ट हुआ है उसका आकलन होना शुरू हो गया है, कितना मैसिव हुआ है। तो ये वर्ल्ड बैंक का अपडेट है, काफ़ी क्रेडिबल अपडेट है। इसमें डेटा जो आया है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है एशियन इकोनॉमीज़ को, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। और इंडिया की इकोनॉमी का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मैसिव है। ये इकोनॉमीज तो फिर भी ग्रो कर जाएंगी इनका 0.9% के साथ, लेकिन इंडिया का जो है, क्योंकि इंडिया हमारे से एक्सपोर्ट तो इंटरलिंक्ड हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद सारी इकोनॉमीज़। तो जिस तरीके से इसमें हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें हम देखेंगे एशिया की जो ग्रोथ की प्रोजेक्शंस हैं, जो चाइना की और ईएपी का ईस्ट एशियन पैसिफिक रीजन कहा जाता है, इसे इस पर कैसे असर पड़ता है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहले है, जो कोविड पेंडेमिक का पूरी दुनिया पे असर पड़ा है, भयावह असर पड़ा है। इकोनॉमीज पहले ही एक तरीके के स्लो डाउन में चल रही थी 2017 के बाद से ही। जिस तरीके से पिछला रिसेशन काफ़ी वीक कर गया था, रिवाइव होने की उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से ब्रेग्जिट्स की प्रॉब्लम्स थी, जिस तरीके से अमेरिका को इम्पोर्ट्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार मेगा इकोनॉमिक्स के चक्कर में थे, मेकिंग इकोनॉमी ग्रेट अगेन के चक्कर में जो ट्रेड वॉल थी उसने स्टॉक्स मार्केट की दुनिया भर में धज्जियां उड़ाई हैं। और जिस तरीके से सारी इकोनॉमी ग्रिपल कर रही थी, उसके बाद ये कोरोना वायरस आ जाता है और ये चाइना पे जो इम्पैक्ट हुआ है उसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। और चाइना किस तरीके से रिवाइव करेगा, उसकी जो एक तरीके से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, दुनिया भर में उनका कंस्ट्रक्शन चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैसिव काम करते हैं चाइना। लेकिन इस वक्त जो ये पेंडेमिक है, क्या इससे उभर पाएंगे? जापान की इकोनॉमी 1980 से ही एक तरीके के स्लो डिप्रेशन में है। जापान इकोनॉमी में काफ़ी टर्मोइल है, और अभी 2 दिन पहले ही जना जापान के जो एक तरीके की सुनामी आई है उनके स्टॉक मार्केट्स के अंदर। मैंने इस पे एक पहले फीचर भी कवर किया था। जापानीज इकोनॉमी के अंदर जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं काफ़ी हैं। तो किस तरीके से पूरी दुनिया में होगा और एशिया पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसको लेकर वर्ल्ड बैंक ने अपना ये अपडेट दिया है। इसके आंकड़े काफ़ी हैरान करने वाले हैं। एक तो ये 50 सालों में सबसे लोवेस्ट ग्रोथ है 1967 के, यानी जब एशियन बना था उसके बाद से एशिया का ये वाला पर्टिकुलर रीजन बहुत बुरी ग्रोथ पे जा रहा है। और चाइना और ईस्ट एशियन पैसिफिक वर्स्ट हिट एरिया है, ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक का। और एशिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्ट होगी वो 0.9% की होने वाली है। तो इसके मद्देनज़र हम 50 सालों में सबसे बुरी ग्रोथ देख रहे हैं। और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो करीब करीब 38 मिलियन पीपल जो लोग हैं, या तो ये पॉवर्टी में जाएंगे या ऑलरेडी वहाँ पर रहेंगे। तो ये जो नंबर होगा, 1 मिलियन आपका 10 लाख है, तो 38 मिलियन बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है जो पॉवर्टी में रहने वाला है। चाइना का ऐसा क्लेम था कि चाइना ने 40 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला है, लेकिन इसके बाद कितने लोग पॉवर्टी में जाएंगे, उनकी जो रोज़मर्रा की जो हालत होगी वो बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और ये ट्रिगर करेगा आपकी ग्लोबल रिसेशन की तरफ। यानी कि जो हमारा ग्रोथ है और जो एशियन टाइगर्स का जो एक तरीके का इकोनॉमिक जो क्लाउड था वो हुआ करता था, उसमें आपने ईस्ट एशिया क्राइसिस देखा है, उसमें आपने 1997 का, उसके बाद इकोनॉमीज जो थी एशिया की वीक कर गई। सिंगापुर एक अपवाद हो सकता है, लेकिन ये सारी इकोनॉमीज पे, चलिए वर्ल्ड बैंक ने जो कहा है हम उस पर बात करते हैं। अब देखिए, इसमें जो चैलेंज है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें जो ग्रोथ होगी चाइना की वो एक्सपेक्ट की जा रही थी। हम इसमें चाइना का केस स्टडी लेंगे, प्रिडोमिनेंटली हम चाइना को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चाइना का जो ग्रोथ था वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो कम से कम 2% के अराउंड हो जाएगा इस साल, जो कि बहुत हैरान करने वाला है। लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव में रहेगा। इंडियन इकोनॉमी का आप देख सकते हैं किस तरीके से भयावह स्थिति है। सारी एजेंसीज ने डबल डिजिट में इनका किया है, लेकिन चलो आंकड़ों में हम कर लेंगे, लेकिन 8-9 से नीचे नहीं होने वाला, 9 या 10 के ऊपर ही जाएगा जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा जीडीपी का। लेकिन ये फिर भी 2% ग्रो करने की हिम्मत कर रहा है एटलीस्ट चाइना। एटलीस्ट ऐसा आंकड़ों पे कह रहा है चाइना, लेकिन चाइना में भी काफ़ी पॉवर्टी है आप देखें तो। लेकिन इसके बाद जो है कि जिस तरीके से जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है इसमें बहुत शार्प कॉन्ट्रैक्शन आया है, लेकिन चाइना सोच रहा था कि वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रास्ट है बाकी इकोनॉमीज को लेकर के। और जो इसमें जो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स के बेसिस पे जो चाइना की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स में, उसका जो एक तरीके का जो एक तो वर्चस्व रहा है पूरी दुनिया को, एक तरीके से उसने फ्लड कर दिया था अपने गुड्स को लोवेस्ट प्राइसेस पॉसिबल्स में। सिर्फ इंडिया में उसके प्राइसेस महंगे हैं चीनी के सामान के, पूरी दुनिया में बहुत लो प्राइसेस पे हैं।
तो इसको देखा जाए तो जो ये लो रेट ऑफ जो सेकंड वेव आ रही है जो कोरोना वायरस के, जैसे यूके इकोनॉमी भी छूती नहीं रही है, जिसके लिए वहाँ पे जो सुनक जी हैं वो एक नया विंटर इकोनॉमिक प्लान लेके आए, उस पर भी डिस्कस किया है। लेकिन जो चाइना पे इसका इफेक्ट पड़ेगा सेकंड वेव का, तो इसमें एक तरीके से और ज़्यादा भयावह स्थिति होने वाली है। तो इन्होंने मार्च के बाद से जो इनका स्लो डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ चाइना चला गया था, तो जिसका जो है असर हुआ, इसको कलेक्टिव स्ट्रेटेजी पे भी हम बात करेंगे। और जो रेस्ट ऑफ एशिया की अगर हम बात करें, ईएपी रीजन इसको बोला जाता है, ईस्ट एशियन पैसिफिक रीजन, इसको जो प्रोजेक्टेड था ये 3.5% कॉन्ट्रैक्शन की बात की गई है यहाँ पर भी। लेकिन आप 23.9 देखें क्वार्टर में, और यहाँ देखें 3.5, और तब भी वर्ल्ड बैंक जो पूरी दुनिया में एक तरीके से रिपल्स है और ग्लोबल रिसेशन को इंड्यूस कर सकता है। तो अब लगा लीजिए इंडिया में अगर इतना भयावह स्थिति, डबल डिजिट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो वो किस तरीके से इंड्यूस करेगा, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत करते हैं, दुनिया की इकोनॉमीज हम पे डिपेंड कर रही हैं एक हद तक। लेकिन हमारा अगर आप फॉरेन ट्रेड में अगर शेयर देखेंगे, तो जिसको कहते हैं कि वो एक तरीके का मिनिमल था, पिछला रिसेशन आया था उस वक्त हमारा 2.5% का था ग्लोबल ट्रेड के अंदर जो भागीदारी थी। तो देखा जाए ये बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात है, इसमें सारी इकोनॉमीज को इसका इफेक्ट पड़ना तय है। तो वर्ल्ड बैंक का आगे कहना है कि जो ये पेंडेमिक है, इसके एफर्ट्स जो हैं ये लीड करेंगे कर्टेलमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को, यानी कि स्पेंडिंग कम हो जाएगी गवर्नमेंट्स की, गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऑस्टेरिटी मेजर्स पे चले जाएंगे। जो मॉरिस ऑस्ट्रेलिटिक्स के बड़े उन्होंने बातें की हैं इस पे, जिस तरीके से ऑस्टेरिटी मेजर्स जो होंगे वो नेसेसरी सर्विसेज में कट कर देंगे, और ये अमेरिका ने भी करके दिखाया, यूके ने भी किया है। तो जिस तरीके से उसमें कट आएगा, तो हमारी इकोनॉमी जो है, मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था, करीब करीब 42% का एक तरीके से स्पेंडिंग में कर्टेल हो जाएगा। तो उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो बहुत, वो केन्जियन इकोनॉमिक्स का जस्ट रिवर्स है। जब अमेरिकन इकोनॉमी की दिक्कत में आई थी, तो 1936 में जब मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाई गई थी, एक तरीके से उसको एक सेपरेट स्टडी के तौर पे इज्जत दी गई थी। उस वक्त इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, ताकि कुछ तो डिमांड हो इकोनॉमी के अंदर। और इस वक्त सारे इकोनॉमिस्ट, चाहे वो किसी भी विंग को हो, किसी भी आइडियोलॉजी के हो, सब कह रहे हैं कि लोगों के हाथों में पैसा दीजिए, इकोनॉमी को रिवाइव कीजिए, गवर्नमेंट आगे खर्चा करे, किसी तरीके से किक स्टार्ट तो करे इकोनॉमी को। लेकिन दुनिया भर में यही हाल है। अगर कर्टेलमेंट जाती है, तो ये वर्ल्ड बैंक का साफ कहना है कि इसका एक जो बड़ा इम्पैक्ट होगा वो यही होगा कि जो आपका कर्टेलमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे चली जाएंगे, और उसमें पैसा रिडक्शन हो जाएगा। तो डोमेस्टिक इकोनॉमीज की जो डिफिकल्टीज हैं वो इससे कंपाउंड कर जाएंगे, यानी कि एक तो पहले ही भयावह स्थिति है, इसको और ज्यादा तेजी से इसमें गिरावट देखी जाएगी, और जो इंड्यूस करेगा ग्लोबल रिसेशन को ट्रिगर करेगा। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है, और जो ये है बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है। तो इस बात में बहुत वेट है, बहुत सत्यता है, और ये संभावना बिल्कुल जताई जा रही है, और ऐसा होके ही रहेगा, क्योंकि सभी देशों की इकोनॉमी जो है कोविड ने बुरी तरह से चरमरा दी है। तो इसमें जो है इकोनॉमीज जो है एक तरीके से, और ये ईस्ट ईएपी की जो इकोनॉमीज थी, इवन चाइना की, ये ज़्यादातर रिलाई करती थी ट्रेड और टूरिज्म के ऊपर। तो इससे ट्रेड पे तो पहले ही उसमें जाएंगे, सारी कंट्रीज जो होंगे वो एक तरीके से अपने इंपोर्ट्स को घटाने की कोशिश करेंगे, ताकि फिजिकल डेफिसिट का डेटा एटलीस्ट स्टेटिस्टिकली लोगों को सही देखे कि इकोनॉमी किसी हालत में जा रही है। जैसे हमने अभी पिछले 2 लेक्चर पहले मैंने कहा था कि हमने $20 बिलियन में दिखाया, लेकिन उसमें $10 बिलियन का तो हमने मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो हमारे इंपोर्ट्स थे उसको ही कम कर दिया। तो आंकड़ों में आप अच्छा ही करते रहेंगे, हर एक हुकूमत अनपॉपुलर नहीं होना चाहती है, सच सामने पूरा आ देगी नहीं, अधूरे आंकड़े अर्धसत्य की बातें होंगी। लेकिन ट्रेड हिट करेगा, और इसके साथ साथ इन इकोनॉमीज को जो लाइफ लाइन है ईस्ट एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज की, जो टूरिज्म है वो भी मैसिवली हर्ट होगा। जिस तरीके से एयरलाइंस इंडस्ट्री बैठी है, मैंने 2 लेक्चर पहले जैसे बताया था कि 32,000 जॉब कट्स की बात हुई, तो चाहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, सीनेट हो, ये सारी कितनी फिक्रमंद है कि इन्हें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए जाएं। $20 बिलियन तो सिर्फ एयरलाइंस इंडस्ट्री को दे दिया जाए। तो जिस तरीके से ये खर्चे कर, लेकिन बाकी कंट्रीज के पास इस तरह की फाइनेंशियल मसल नहीं है, तो वहां पर दिक्कतें बिल्कुल तय है। तो इसके बाद जो कंट्रीज जो रीजन की हैं, एक तरीके का इनको फिस्कल रिफॉर्म करना पड़ेगा, और फिस्कल रिफॉर्म का मतलब बिल्कुल साफ होता है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दीजिए, ऐसा आईएमएफ का भी कहना है। वर्ल्ड बैंक इसके लिए बहुत, जब से वर्ल्ड बैंक बना है तब से वो इसी का डिक्टेट है, उनका भले ही स्लोगन है वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, लेकिन वो पॉवर्टी लाने के लिए सबसे बड़े कारक ही वो साबित हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन। और उसके बाद वो इंटर्न कहते नहीं है, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पैसा चाहिए। और उसमें क्या होगा, सबसे पहले सरकारी, हर एक देश के अंदर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक पैसे से खड़ी हुई है, टैक्स पेयर के मनी से खड़ी हुई है, सबसे पहले उनको कौड़ियों का दाम बेचा जाएगा, जो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसके बाद जो होगा पेंडेमिक का जो होगा, उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन पे इनकी मार पड़ेगी, किस तरीके से उनके उसमें बजट्स कट होंगे, किस तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि जिन इकोनॉमीज ने, चलिए हम अगली स्लाइड में देखते हैं, जो स्ट्रेटेजी के तौर पे भी देखा जा सकता है कि जिन
इकोनॉमीज ने, इसमें ग्रोथ मॉडल की बात है, बिग प्लान्स को लेकर है कि जिन इकोनॉमीज ने, ये सारी जो हम बात कर रहे हैं इसका जो पर्टिकुलर मतलब हुआ ये कि जिन इकोनॉमीज ने अपनी हालत को ठीक ठाक रखा है, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, उनकी थोड़ी हालत संभल जाएगी या वो थोड़ी फंक्शनल हालत में रहेंगे, ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक का। तो कंट्रीज जो हैं एक तरीके के सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को पूरी दुनिया में चलते हैं। अमेरिका भले ही कितना भी क्रिटिकल हो सोशलिज्म का, कम्युनिज्म का, कितना भी मार्क्स को वो हेट करें ऑफिशियली, लेकिन उनके अगर आप प्रोग्राम्स देखेंगे तो वहाँ पे फूड स्टैम्प्स मिलते हैं, वहाँ पर जो उनका एग्रीकल्चर है वो हाईली हाईली सब्सिडाइज्ड है। उनकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर आप देखिए ना, 32,000 जॉब्स की उन्होंने सिर्फ बात कही थी और उन्होंने जाकर के उन्होंने कहा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्हें दे दिए जाएं। तो उसके लिए सभी रहमत है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, डेमोक्रेट्स हो, रिपब्लिकन्स हो, सेनेट हो, कांग्रेस हो, सब तैयार है। तो इसके लिए बस वो चर्चा ये है कि उनको कितना दिया जाए, इसको लेकर के वहाँ पे लड़ाई हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, वो देखिएगा आप उस लेक्चर में। तो इसके बाद जो इकोनॉमिक शॉक होगा पैंडेमिक का, ये जंप करवाएगा पॉवर्टी के। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये आंकड़ा है कि 5.50 डॉलर्स अ डे, इसके नीचे जो रहते हैं वो पॉवर्टी के अंदर माने जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा चेंज है ये आंकड़ा। तो एडिंग के, इसको ऐड कर दिया जाए तो पास्ट एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि जो जीडीपी के जो फोरकास्ट होंगे और जो पॉवर्टी जो एक्सपैंड करेगी ये करीब करीब 33 मिलियन से 38 मिलियन जाएगी, ऐसा फिर से कहना है। 5.50 पर डे, इतने 5.50 डॉलर्स के हिसाब से $5.50, इस डॉलर के नीचे जो स्पेंडिंग होगी उसमें अगर जो जाएंगे तो 33 से 38 मिलियन सीधे सीधे चले जाएंगे। और ये पहली बार होगा इतना मैसिव राइज लास्ट 20 सालों में। तो आप इसकी भयावह स्थिति समझ सकते हैं कि ये मतलब 50 साल में सबसे बुरी ग्रोथ रेट है, लेकिन ये 20 साल पहले की हालत में आपको भेज देगी इकोनॉमीज को, तो इंडिया भी इसे अछूती नहीं रहेगी। तो बैंक का ऐसा कहना भी है, वर्ल्ड बैंक का, कि 33 मिलियन पीपल जो हैं इनकी वो इस तरीके से अगर कोविड नहीं आता तो वो बच जाते, उनकी थोड़ी हालत। पहले ही आप देखें रैम्पेंट पॉवर्टी है, जरा सा कोई एक फ्लड आ जाए, कोई सुनामी जैसे आ जाए, वहां पे आ जाए, तो आप देखें ईस्ट एशिया क्राइसिस तो ऑलमोस्ट बह जाता है पूरा। तो जिस तरीके से एक्यूट पॉवर्टी कुछ सेक्शंस में हर एक कंट्री के अंदर एक सेलेक्ट वर्ग जो है, एक जो माइनॉरिटी वर्ग है, यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी वर्ग जो रूलिंग वर्ग है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, सरमाएदार का हो या पॉलिटिशियंस का, सिर्फ वही हैप्पी है। बाकी रैम्पेंट पॉवर्टी है दुनिया में। और ये यूएनडीपी का ही डेटा है कि दुनिया में रोज रात 450 लोग जो हैं, 450 करोड़ जो हैं वो खाली पेट जाते हैं, अगले दिन के भोजन के बारे में पता नहीं होता। तो ये पॉवर्टी हमेशा से रही है। और दूसरी तरफ मैंने एक आंकड़ा निकल आया था उसको कैलकुलेट करके पढ़ाने के लिए ऑब्वियसली, उसमें ये पाया गया था कि बिल गेट्स अगर रोज 1 करोड़ रुपए जलाते तो 1000 साल तक वो जला सकते हैं। और आप ये देखें इनकी जो पॉवर्टी है, अभी जो अंबानी जी का जो आया है आंकड़ा, उसमें देखिए वो 9 करोड़ जिस तरीके से कमा रहे हैं पर मिनट के हिसाब से, आप उनको कैलकुलेट करें, भयावह स्थिति है। एक तरफ तो इतनी पॉवर्टी है, इसमें रॉबर्ट राइच की किताब है वो पढ़िएगा जरूर, इनइक्वालिटी अमेरिका को बहुत परेशान कर रही है। तो इनइक्वालिटी, इसमें स्टिग्लिट्ज जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने भी बहुत काम किया है। तो इनइक्वालिटी बहुत बड़ा खतरा है, इसको रियलाइज नहीं करा जा रहा है, लेकिन सारी इकोनॉमीज के अंदर ये बहुत बड़ी बात होगी। चलिए हम इसको कंक्लूड करते हैं। जो विक्टोरिया कवाका है, ये वाइस प्रेसिडेंट है पैकी, इन्होंने कहा है कुछ स्मार्ट पॉलिसीज को लेकर के इससे बचा जा सकता है। इन्वेस्टिंग, टेस्टिंग, ट्रेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएं, सोशल प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करें, पुअर एंड फॉर्मल सेक्टर को, ये रूटीन बातें हैं, एकेडमिक सेंस में होती हैं, लेकिन इन्हें किया जाना वक्त चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए विल पावर चाहिए, और सारी इकोनॉमीज को एक साथ आना पड़ेगा अगर दुनिया को बचाना है इस महामारी के बाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।